हेलो एवरीवन। तो आज हम नया यूनिट शुरू करेंगे, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और थोड़ा इजी भी है और लेकिन नॉलेजफुल भी है बहुत ज्यादा। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के बारे में। भाई पहला क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं। तो नाम से ही ऐसे पता लग रहा है कि वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो सारे एंटरप्राइजेज आते हैं विच आर मैनेज्ड, ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जिन्हें प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैंडल करता है। हम उसे क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, कौन चला रहा है इसको? प्राइवेट इंडिविजुअल चला रहे, ग्रुप ऑफ पीपल चला रहे, दैट इज ए प्राइवेट सेक्टर। मेरी एकेडमी है, कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूं। तो क्या है ये? प्राइवेट सेक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी। हमने पढ़ा ना यूनिट 2 के अंदर। तो यूनिट 2 के अंदर जितने भी ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, वो सारी किसमें आती है? प्राइवेट सेक्टर में। अब एग्जाम्पल क्या है सर? विप्रो, रिलायंस, बॉम्बे डाइंग, टाटा आयरन, रंडेक्सी लेबोरेटरी। इवन आपके आसपास जितनी भी रिटेल शॉप्स हैं, कोई बार्बर है, ब्यूटी पार्लर है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, गवर्नमेंट के अलावा सारे क्या हैं? दे ऑल कम अंडर प्राइवेट सेक्टर। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब यहां पे क्वेश्चन आता है सर, प्राइवेट सेक्टर के बारे में थोड़ा सा आगे जाएं। अब क्या फीचर है इसकी? नंबर 1, इट इज ऑन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु प्रोवाइड कैपिटल टू द बिजनेस फॉर्म। भाई अब इसके अंदर कौन आएगा? इसे कौन ऑन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कैपिटल लगाते हैं। भाई मैंने अपनी इंडस्ट्री लगाई तो कैपिटल किसने प्रोवाइड की? मैंने प्रोवाइड की ना। तो इसे ऑन कौन करेगा? वही जो कैपिटल लगाएगा। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है। इट इज मैनेज बाय ऑनर और प्रोफेशनल मैनेजर अपॉइंटेड बाय द ऑन। अब इसको मैनेज कौन करता है? या तो ऑनर करेगा, या बहुत बड़ी कंपनी है तो आप प्रोफेशनल मैनेजर्स वगैरह हायर करोगे, वो उसको चलाएंगे। छोटा मोटा बिजनेस है, मान लो जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, तो उसको तो बंदा खुद ही मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर आपकी बड़ी कंपनी है तो उसको मैनेज करने के लिए क्या करोगे? आप स्पेशलिस्ट हायर करोगे, अच्छे मैनेजर्स वगैरह अपॉइंट करोगे, प्रोफेशनल पीपल उसको मैनेज करेंगे। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई? टू अर्न प्रॉफिट एंड जनरेट वेल्थ फॉर द ऑनर। भैया चाहे मेरी एकेडमी है, चाहे रिलायंस इंडस्ट्री है, चाहे टाटा एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री है, इनका मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, अपने कैपिटल को और ज्यादा इंक्रीज करना, जनरेट करना। फिर चलते हैं आगे। सर इट इज अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट टू द ऑनर। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसके लिए अकाउंटेबल किसके लिए? आप ऑनर के लिए। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कौन बियर करेगा? ऑनर। इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इन द हैंड ऑफ इट्स ऑनर। फाइनेंस को भी कौन देख रहा है भाई? ऑनर देख रहा है ना। कितना पैसा खर्च करना है, कितना अपने पास संभाल के रखना है, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? सारे फाइनेंशियल मैटर्स भी कौन देख रहा है? ऑनर। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इज इन द हैंड्स ऑफ ऑनर और प्रोफेशनल मैनेजर। और डे टू डे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, कभी बैंक से कोई चेक आ रहा है, दे रहा है, कस्टमर को कोई सामान बेच रहे हैं, उससे चेक वगैरह ले रहे हैं, पैसे रिसीव, ये सब क्या है? डे टू डे एक्टिविटीज है। इन्हीं किसके हाथ में होती हैं? या तो ऑनर के हाथ में अगर छोटा बिजनेस है, और अगर बड़ा है तो प्रोफेशनल मैनेजर उसको देखते हैं, उन सारी डे टू डे एक्टिविटीज को। अब आगे चलते हैं सर। अब आता है सेकंड, पब्लिक एंटरप्राइजेस। सर अब ये क्या है पब्लिक एंटरप्राइजेस? जब हम बात करते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस की, तो पब्लिक के नाम से देखो, जहां पब्लिक वर्ड आ गया ना, इट मींस इट इज बाय गवर्नमेंट। पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। इसको ऑन कौन करते हैं? गवर्नमेंट। कंट्रोल कौन करते हैं? गवर्नमेंट। मैनेज कौन करते हैं? गवर्नमेंट। जैसे आप इंडिया में देखिए, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, 3 तरह की गवर्नमेंट होती है। या ये अलग अलग या ज्वाइंटली किसी भी अगर उसको पब्लिक एंटरप्राइज को कंट्रोल कर रही हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं?
पब्लिक एंटरप्राइजेस। मतलब गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, लोकल गवर्नमेंट के अंडर, या ज्वाइंटली कई बार स्टेट और सेंट्रल मिलके किसी को चला रहे होते हैं बिजनेस को, तो वो इसके अंदर आएगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया STC, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सारे किसके अंडर है? गवर्नमेंट के अंडर है। यहां प्राइवेट सेक्टर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक मींस जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट ही इसको मैनेज भी कर रही है। अब इसकी क्या फीचर्स हैं? नंबर 1, capital of such an enterprises is contributed by the government, the central government or the state government or the local government, either singly or jointly। जो कैपिटल चाहिए इस बिजनेस को चलाने के लिए, या तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, और कई बार मिलके भी, जैसे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं सेंट्रल स्टेट मिलके काम कर रहे होते हैं, तो मिलके भी कैपिटल यहां पे लगा सकते हैं। सेकंड, the management and control of enterprises exclusively rest in the government। भाई इसकी जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है। The public welfare और सर्विस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। लेकिन पब्लिक सेक्टर का कभी भी मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, वो सेकेंडरी होता है। मेन मोटिव क्या है? पब्लिक वेलफेयर। हाँ, प्रॉफिट भी चाहिए क्योंकि एंटरप्राइजेज है, तो ये नहीं हम कहेंगे लॉस में काम करना है, लेकिन मेन मोटिव क्या है? पब्लिक वेलफेयर। हाँ, थोड़ा बहुत साथ में प्रॉफिट आ जाएगा तो दैट्स वंडरफुल। इज इट क्लियर? तो दैट इज माय डियर पब्लिक एंटरप्राइजेस। आगे चलते हैं। फिर पब्लिक एंटरप्राइजेस आर अकाउंटेबल टू द जनरल पब्लिक। अब ये किसके लिए अकाउंटेबल है? जनरल पब्लिक के लिए। सरकार कुछ गलत करती है तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? जनता के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ ए पब्लिक एंटरप्राइजेस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, पैसा कहां से आएगा, कैसे खर्च करेंगे, ये सब कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट, वो कंट्रोल करती है। एंड इट इज मैनेज बाय ऑफिशियल हु आर द एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट। अब इसको मैनेज कौन करते हैं? ऑफिशियल्स, जिन्हें कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नमेंट। जैसे IAS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े एंटरप्राइजेस के ऊपर बिठा देते हैं हम उनको, तो बेसिकली इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। यानी इसको कौन कंट्रोल करते हैं? बड़े बड़े ऑफिशियल्स हु आर एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब बेसिकली वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ही होते हैं जो इसको मैनेज कर रहे होते हैं। अब सर, पब्लिक एंटरप्राइजेस को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 3। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। मतलब ये पब्लिक जो सेक्टर है, गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं, गवर्नमेंट का जो सेक्टर है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। अब इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सर, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है? तो आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में इसके बारे में। डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग है सर, इस सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर की। इसे यहां तो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है या इसको स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। पहली चीज आपको क्या याद रखनी है? सबसे पुरानी ट्रेडिशनल जो फॉर्म्स है पब्लिक सेक्टर की, वो कौन सी है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसे मैनेज कौन करता है? आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इट इज मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल। जो मैंने आपको बताया है कौन बैठे होते हैं? गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट के इंप्लॉइज होते हैं। एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर एप्लीकेबल। और रूल्स कौन से चलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट्स की। जो भी रूल्स डिसाइड किए, यू हैव टू फॉलो दैट। इट हैज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अब ध्यान दीजिएगा, ये गवर्नमेंट का है, इसकी सेपरेट कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब ये इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ये कोई ऑटोनोमस यूनिट नहीं है। जो भी काम करना है गवर्नमेंट से पूछ के करना पड़ेगा। इट फंक्शन अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री, जैसे कि मान लो रेलवे है। अब रेलवे से पब्लिक एंटरप्राइजेस किसके अंडर काम करता है? वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। तो ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंडर
या किसी डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है, वो इसको पूरा लुक आफ्टर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, डिफेंस, टेलीफोन सर्विसेज, ये क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। हम कहें डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री किसको कंट्रोल कर रही है? डिफेंस को। रेलवे मिनिस्ट्री है, किसको कंट्रोल कर रही है? रेलवे को। तो यानी इसके अंडर कोई एक हमारा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट आता है या मिनिस्ट्री आती है जो इसे कंट्रोल कर रही होती है। अब थोड़ा और आगे चलेंगे, अब हम बात करते हैं इसकी फीचर्स को थोड़ा डिटेल में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। सबसे पहले सर, दे आर फॉर्म्ड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास होता है, उसके थ्रू इसको बनाया जाता है। ये दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो एंटरप्राइजेज होते हैं किसी एक मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्ट्री है चाहे वो स्टेट मिनिस्ट्री है। कंट्रोल एंड ओनरशिप, so they are the major subdivision of government department, they are not separate entity, so are subject to direct control of ministry। जिस मिनिस्ट्री के अंडर ये आते हैं वो मिनिस्ट्री इसको पूरी तरह से कंट्रोल करती है, ऑन करती है, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सर दे आर फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड एनुअल एप्रोप्रिएशन फॉर देम इज मेड इन द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। भाई इनको जो भी पैसा मिलता है कहां से मिलता है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी से मिलता है। और फिर ये जब गवर्नमेंट का बजट आता है ना, आप देखो बजट में क्या आता है, इस साल गवर्नमेंट रेलवे पे इतना खर्च करेगी, इस साल गवर्नमेंट डिफेंस पे इतना खर्च करेगी। यानी इनको जो फाइनेंस है वो कहां से मिलता है? गवर्नमेंट से। यानी गवर्नमेंट का जब बजट आता है उस बजट में बता दिया जाता है किस किस एंटरप्राइजेस को कितना कितना पैसा मिलने वाला है। यानी टोटल इनका जो फाइनेंस है वो कहां से आ रहा है? गवर्नमेंट के पास से आ रहा है, गवर्नमेंट इनको अपना फाइनेंस कर रही है। देन रेवेन्यू, अब जो इनका रेवेन्यू होता है सर वो जमा भी कहां होता है? ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। पैसा आ कहां से रहे? गवर्नमेंट की खजाने से, गवर्नमेंट की ट्रेजरी से। और पैसा जमा कहां हो रहा है? गवर्नमेंट की ही ट्रेजरी में। रेलवे के पास जो भी पैसा आएगा, डिफेंस से जो पैसा इकट्ठा होगा वो जमा भी कहां होगा? ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। देन स्टाफ, जो स्टाफ होता है ना सर, मैंने आपको पहले भी बताया, दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड दे आर हेडेड बाय सिविल सर्वेंट्स एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। मैंने क्या, अब रेलवे मिनिस्ट्री में जाओ तो जिनके हेड होते हैं वो क्यों कौन होते हैं? जिन्हें गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। दे हेडेड बाय सिविल सर्वेंट्स, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स। और इनको रिक्रूट कौन करता है? गवर्नमेंट। They are recruited and compensated as per the rule of civil servant and untransferable from one ministry to another। यानी देखो जैसे आईएएस ऑफिसर, बेसिकली ये आईएएस ऑफिसर ही होते हैं जो इसके मेन ऑफिशियल्स होते हैं ना, जिसको पूरा हेड होते हैं, जो इसे कंट्रोल करते हैं, वो कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर होते हैं, जिनकी पूरा पर रिक्वायरमेंट होती है एज पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। और फिर इनको कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको पता ही है जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उनकी कभी भी ट्रांसफर हो सकती है। तो दे आर ट्रांसफर। तो यानी यहां से क्लियर हुआ इसका जो स्टाफ है वो कौन है? सिविल सर्वेंट्स है। गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करती है और जो भी रूल्स होते हैं हमारे रिक्रूटमेंट के, उनके थ्रू उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। देन आगे चलते हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। सो दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज। तो जो भी आप ये एक्टिविटीज कर रहे हैं टोटली इनकी ऑडिटिंग होती है, अकाउंटेबल होते हैं। मतलब इनको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है कि गवर्नमेंट के अंडर है, गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं तो आपको बताना तो पड़ेगा ना पैसा कहां खर्च हुआ। एंड मैनेजमेंट, सो देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री, thus they are accountable to it। इसे कौन मैनेज कर रहा है भाई? कंसर्न मिनिस्ट्री उसके अंडर काम कर रही है और उन्हीं के लिए अकाउंटेबल होते हैं। मतलब ये उनको जवाब देना होता है, आप कैसे काम कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो आप उस मिनिस्ट्री के लिए अकाउंटेबल होते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर इसकी मैरिट्स क्या है? चलो हमें समझ आ गया डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस। अब आता है सर इसकी मैरिट्स क्या है। सबसे पहले बच्चे इजी फॉर्मेशन, बड़ा इजी है सर। सर गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होगा और ये आपका फॉर्म हो जाएगा। यानी इसको बनाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं है। तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा है ना,
तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या होगा, पार्लियामेंट में बैठेंगे, एक एक्ट पास होगा कि हम ये डिपार्टमेंट, ये एंटरप्राइजेस बनाना चाहते हैं, कंसर्न मिनिस्ट्री इसको देखेगी, ओके जी, एक्ट पास हो गया, फॉर्मेशन हो गई। इजी फाइनेंसिंग, फाइनेंस कौन कर रहा है भाई, कंसर्न मिनिस्ट्री। रेलवे मिनिस्ट्री के पास जो फंड्स आएंगे वही आगे इनको मिल जाएंगे, यानी फाइनेंस की भी कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली कंसर्न मिनिस्ट्री आपको पूरा फाइनेंस जितना भी चाहिए वो अवेलेबल करा देगी। फिर उसके बाद accomplishment of objective. Since a departmental enterprise is under the direct control of government, it is more effective in achieving the social objective laid down by the government. भाई देखो, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं और गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर, तो इसके थ्रू जो हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव हैं हम उनको अच्छे से अचीव कर सकते हैं। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, बैकवर्ड एरियाज को भी डेवलप करना, तो इनके थ्रू हम वो ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव कर सकते हैं कि इन एंटरप्राइजेज में एससीबीसी को, बैकवर्ड लोगों को जॉब दी जाए, बैकवर्ड एरियाज में इनको स्टैब्लिश किया जाए ताकि वो एरिया भी डेवलप हो जाए, वो लोग भी डेवलप हो जाए। मतलब क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर है तो सोशल ऑब्जेक्टिव हम इजीली अचीव कर पाते हैं। देन पार्लियामेंट्री कंट्रोल, सो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर मैक्सिमम डिग्री ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑन द एंटरप्राइजेज। अच्छा, फिर ये अच्छे से काम इसलिए भी करती है क्योंकि पार्लियामेंट इस जो मैक्सिमम कंट्रोल है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है, आपको जवाब देना पड़ता है, तो डेफिनेटली ये अच्छे से काम कर रहे हैं बिकॉज दे आर अंडर द पार्लियामेंट्री कंट्रोल। फिर आगे चलते हैं, मोनोपोली पावर। सर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैव रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, दे आर सुटेबल फॉर इंडस्ट्रीज which are of strategic importance or where utmost secrecy is desired. सर वो डिपार्टमेंट जहां बहुत ज्यादा आपको सीक्रेसी चाहिए, बहुत ज्यादा सीक्रेसी चाहिए और हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर ये बेस्ट सुटेबल है क्योंकि यहां मोनोपोली पावर। अब रेलवे देखो ना, मोनोपोली है गवर्नमेंट की, क्या होता है मोनोपोली, जहां पे एक सिंगल सेलर होता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं। डिफेंस में है गवर्नमेंट की मोनोपोली। अब देखो डिफेंस नेशनल के लिए, नेशनल को पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कितना इंपॉर्टेंट है, हर चीज वहां पे सीक्रेसी चाहिए, हम किसी आम बंदे को तो एंटर करने नहीं दे सकते। तो डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज उन चीजों के लिए जो नेशनल इंपॉर्टेंस की है, जिनमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जरूरत है, जो हम चाहते हैं सीक्रेट है, हमारे किसी को पता ना लगे, वहां पर इससे बेस्ट कोई भी नहीं है। एफिशिएंट यूज ऑफ फंड, सर यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिक्ट बजटरी कंट्रोल है, पूरी ऑडिटिंग होती है, हर चीज के लिए अकाउंटेबल हो, तो कंपैरेटिवली ये माना जाता है कि पैसे का अच्छे से यूज होता है क्योंकि आपको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता है। तो कंपैरेटिवली हम ये मान के चलते हैं कि जो फंड्स का यूज है अच्छे से हो रहा है, कोई उसको मिसयूज नहीं कर रहा। अब यहां पे आता है लिमिटेशंस क्या है, भाई फायदे हैं तो नुकसान भी है। पहली लिमिटेशंस है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। सर डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग है पार्लियामेंट के स्ट्रिक्ट कंट्रोल में काम करती है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती डिसीजन मेकिंग की। यानी जैसे एक बिजनेसमैन होता है ना, जब मर्जी कोई भी डिसीजन ले सकता है। अब ये गवर्नमेंट के अंडर है, इन्हें कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, तो यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एकदम डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास नहीं होती। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, अब नॉर्मली जैसे मैंने क्या बताया, मोनोपोली होती है एक तरह से इनकी, तो इनमें कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं होती, प्रॉफिट मोटिव तो है ही नहीं, इनका मेन मोटिव क्या है, गवर्नमेंट का जो भी आ गया उसका मेन मोटिव क्या है, वेलफेयर, ना तो प्रॉफिट मोटिव है ना कोई कंपटीशन है, तो इसलिए कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं होती। अगर लॉस हो भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रॉफिट हो रहे हैं तो भी ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इनमें नहीं है। मैं आपको मजे की बात बताता हूं, रेलवे मिनिस्ट्री जब से बनी, रेलवे, लालू प्रसाद यादव जो पीछे रेलवे मिनिस्टर बने, पता है आपको, उनके बनने से पहले आज तक कभी प्रॉफिट में नहीं गए, एवरी टाइम इट वाज इन लॉस। मतलब जब से रेलवे बनी 1935, तब से लेके जब तक लालू प्रसाद रेलवे मिनिस्टर बने, कभी रेलवे ने प्रॉफिट दिखाया ही नहीं और किसी ने सीरियस लिया भी नहीं। पहली बार लालू प्रसाद यादव ने कुछ फेयर वगैरह बढ़ाए, कुछ स्टिकनेस की, पहली बार रेलवे ने प्रॉफिट उनके टेन्योर में दिखाया। तो जस्ट इमेजिन कि इनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है ही नहीं, फर्क पड़ ही नहीं रहा क्योंकि सरकार का है, कोई पूछने वाला ज्यादा नहीं होता। अब आगे चलते हैं,
अगला आता है इसमें लिमिटेशन, डिले एंड रेड टेपिज्म। अब क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर है सर, आप कोई भी डिसीजन लेना है गवर्नमेंट से पूछे बिना नहीं ले सकते, इसलिए डिले हो जाता है। और एक प्रॉब्लम पाई जाती है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या होता है, जो फाइलें होती है ना गवर्नमेंट की, उनके ऊपर लाल सा रिबन लगा के बंद कर देती है। कभी आपने देखा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, फाइल्स के ऊपर रिबन सा लगाया, नोट लगाई और रख दिया। अब ये इसका बेसिकली मतलब क्या है रेड टेपिज्म का, कि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी काम कराना है तो बहुत देरी से होता है, तेजी से काम नहीं होता। नॉर्मली कई बार वो करप्शन चलती है, अंडर टेबल कुछ दोगे तो आपकी फाइल आगे पास होगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पाई जाती है सर, कि रेड टेपिज्म के कारण बहुत ज्यादा टू मच सेंट्रलाइजेशन ऑफ कंट्रोल विच रिजल्ट्स इन डिले और रेड टेपिज्म एंड लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। ऑब्वियसली डिसीजन डिले हो रहा है और रेड टेपिज्म के कारण भी काम डिले हो रहा है, तो इसलिए सर ये कई बार डिसीजन इतने लेट हो जाते हैं और हमें इनको नुकसान भी सहना पड़ता है। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, जब तक गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी, फाइल आगे नहीं जाएगी, काम नहीं होगा। देन लैक ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होती है, जब आपको पावर मिलती है, आप अपने आप डिसीजन ले सकते हो, हम उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमी। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमी। सर इनके पास नहीं है। फाइनेंस के लिए टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंड है, हर चीज के लिए गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल है, बजटरी अप्रूवल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, हर डिटेल गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी, कोई भी डिसीजन लेना है परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कोई ऑटोनॉमी इनके पास नहीं है। दे आर टोटली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट अप्रूवल, गवर्नमेंट डिसीजन। फिर आगे चलते हैं सर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, इवन डे टू डे एक्टिविटी में भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और ये लोग फ्रीली काम नहीं कर पाते। वो जो कमर्शियल फ्रीडम होती है इनको नहीं मिलती। देखो रेलवे मिनिस्ट्री कंसर्न है तो रेलवे मिनिस्टर कभी भी इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं और वो करते भी हैं। देन कंजर्वेटिव अप्रोच। डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज आर कंजर्वेटिव इन टेकिंग रिस्की डिसीजन, so they cannot make use of business opportunity which may arise because of change in the economic environment। अब होता है ना, एक बिजनेसमैन हमेशा विजिलेंट रहता है, कोई उसको नई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो फटाफट रिस्क लेता है और उससे बेनिफिट उठा लेता है। अब ये बेचारे कर ही नहीं सकते, इनकी अप्रोच कैसी है, बड़ी कंजर्वेटिव, डरते हैं, रिस्क नहीं लेते, पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती है और सम टाइम बड़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये लूज कर जाते हैं। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा दिक्कत रहता है। अब आता है नेक्स्ट, स्टेटरी कॉर्पोरेशन। अब ये हमारा सेकंड टाइप का है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस, हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेटरी कॉर्पोरेशन। मेरे को लगता है इसको हम कल करेंगे, आज के लिए इतना है। थैंक यू।